हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोडिया बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आइए आज हम बात करने वाले हैं तीसरा चैप्टर यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के बारे में। क्योंकि बच्चों कुछ दिन से टेक्निकल इशू के कारण हम नहीं आ पा रहे थे, बहुत सारी समस्याएं थी जिसके कारण क्लास कंटिन्यू रूप से नहीं दे पा रहे थे। अब सोचे कि आज से आप लोगों का कंटिन्यू क्लास दिया जाए, तो आज आप लोगों को जो इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ना है बच्चों, आज हम मानव जनन के अंतर्गत विरिसन के बारे में जानेंगे, विरिसन के बारे में समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि विरिसन क्या होता है और विरिसन के अंदर जो होता है वो स्पर्म कैसे बनता है, इनके बारे में आज हम पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे सर विरिसन क्या होता है, विरिसन के अंदर स्पर्म कहाँ कैसे बनता है और कहाँ बनता है। बच्चों आज हम इसी पर चर्चा करने वाले, एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे कंटिन्यू रूप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज से आप लोगों को पुनः क्लास देखने को मिलेगी, कंटिन्यू रूप से मिलेगी। अब किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी बच्चों। कुछ समस्या के कारण, कुछ टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो जाता है, रेगुलर रूप से आप लोगों को क्लास नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए बच्चों क्षमा चाहते हैं। अब आप लोगों को इस प्रकार से समस्या नहीं होगी, क्योंकि आज हम इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को विरिसन के बारे में कंटिन्यू बता देते हैं। उनके बाद जो अगला लेक्चर होगा बच्चों, जिस तरीका से कंटिन्यू क्लास चल रही थी उसी तरीका से रेगुलर रूप से कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो आइए आज का जो लेक्चर होगा बच्चों, आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो विरिसन के ऊपर है। क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत हम बहुत सारे पॉइंट को पढ़ चुके थे और कुछ बहुत सारे बच्चों का कुछ कमेंट बॉक्स में आ रहा था सर स्पेशल क्लास विरिसन के ऊपर दिया जाए, तो इसलिए मैं आप लोगों को विरिसन पर स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ एक लेक्चर के अंतर्गत। आइए हम जानते हैं बच्चों, हमें विरिसन के बारे में जानना है इस चैप्टर के अंतर्गत। क्योंकि बच्चों विरिसन जो होता है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माना जाता है। तो विरिसन से पहले कुछ बात को और समझेंगे बच्चों। विरिसन से पहले दो बातों को हमें समझना होगा। एक तो विरिसन के ऊपर विरिसन कोश होता है यानी स्क्रोटम होता है बच्चों। क्या होता है? स्क्रोटम होता। थोड़ा इसके बारे में हम जान लेंगे, तो उसके बाद हम क्या जानना है बच्चों, एक जोड़ी विरिसन के बारे में हमें जानना होगा। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं वो क्या होता, उनके बाद हम एक जोड़ी विरिसन के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहला हमें जानेंगे स्क्रोटम क्या होता है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब ही जाके स्पर्म जो में बन पाता बच्चों। क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत जरूरी होती है मेंटेन करना। तो विरिसन के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होता बच्चों, याद रखेंगे यही स्क्रोटम के कारण, क्योंकि स्क्रोटम के कारण ही टेम्परेचर मेंटेन हो पाता। तो थोड़ा स्क्रोटम के बारे में थोड़ा हम डिटेल से जान लेते हैं। आइए बच्चों, जो स्क्रोटम होता ये क्या होता, बात को समझिएगा। टांगों के बीच में लटका हुआ थैलीनुमा कोश जिसमें दोनों विरिसन स्थित होता, यानी दो विरिसन जो होता बच्चों टांगों के, यानी आपसे पूछा जाएगा टांगों के बीच में लटका हुआ थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता बच्चों, और उसी में क्या होता बच्चों, दो विरिसन स्थित होते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विरिसन कोश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? विरिसन कोश कहा जाएगा। मगर या पतली रोमयुक्त त्वचा द्वारा घिरा रहता। ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो पतली रोमयुक्त त्वचा द्वारा क्या होती है, घिरी होती है। बहुत बात समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। जो त्वचा होता है वो बहुत पतली त्वचा होती, रोमयुक्त त्वचा मानी जाती है, और उनके द्वारा बच्चों वो घिरा रहता है। विरिसन कोश के तापमान शरीर के तापमान से याद रखेंगे बच्चों 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बच्चों, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम मानी जाती। किसका टेम्परेचर? विरिसन का। याद रखेंगे बच्चों, जो शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुओं को परिपक्वन के लिए आदर्श तापक्रम माना जाता है। यानी जो शुक्राणु बनेगा बच्चों विरिसन के अंदर, उसके लिए आदर्श तापक्रम माना जाता है। एक्चुअल वही टेम्परेचर चाहिए, और उसी टेम्परेचर पर बच्चों याद रखिएगा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है। ये बात याद रखेंगे सभी बच्चे। तो आपको मेंटेन रखना, आपको याद रखना बच्चों कितना डिग्री शरीर के टेम्परेचर से कम होता, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता, ताकि शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आदर्श तापक्रम, ताकि उसका शुक्राणु वहां फॉर्मेशन हो सके बच्चों। ये बात याद रखेंगे सभी बच्चे। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये
स्क्रोटम का हिस्सा माना जाता है बच्चों। ये क्या है? एक स्क्रोटम का हिस्सा है, ये याद रखिएगा बच्चों, ये स्क्रोटम का हिस्सा माना जाता है। और यही स्क्रोटम क्या करता है बच्चों, जो ब्रीसन होता है, इस ब्रीसन के टेम्परेचर को, ब्रीसन के अंदर जो स्पर्म बनता है बच्चों, उसको मेंटेन करने का काम यही स्क्रोटम करता है। और इसी स्क्रोटम के कारण बच्चों याद रखिएगा टेम्परेचर मेंटेन रहता, और टेम्परेचर इसलिए मेंटेन रहता क्योंकि बच्चों ताकि सही तरीका से स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, स्पर्म बन सके। इसलिए बच्चों शरीर के टेम्परेचर से कम होनी चाहिए, क्योंकि शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहां रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर उसका टेम्परेचर दोनों बराबर होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कुछ कम चाहिए। तो ये तो याद रखेंगे बच्चों, इसको कम करने के लिए स्क्रोटम होता है, और उस स्क्रोटम के अंदर 2 विरिसन होता है, और उसी विरिसन के अंदर बच्चों क्या बन पाता है, स्पर्म बन पाता है। ये बात आपसे भी बच्चों को मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों एक जोड़ी विरिसन, जिसकी बात हमें करनी थी, उस पर हम लोगों को आज डिस्कशन करनी है, उसके बारे में हमें जानना है। क्या है बच्चों, बात को समझिएगा। कहता है एक जोड़ी विरिसन की जब हम बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं, एक जोड़ी विरिसन की जब बात करते हैं, इसको समझने की। क्या कहता है, विरिसन या टेस्टिस सभी पशु तथा मानव में पाया जाने वाला नर ग्रंथि है बच्चों। यानी पशुओं के अंदर भी पाया जाएगा और मानव के अंदर तो पाया ही जाएगा बच्चों। ये नर जनन ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। किस ग्रंथि के रूप में बच्चों? नर जनन ग्रंथि के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार मादा यानी नारियों में डिम ग्रंथि या अंडाशय होती है, जिस प्रकार बच्चों एक स्त्रियों के अंदर, नारियों के अंदर बच्चों अंडाशय होती है, उसी प्रकार नरों में याद रखना बच्चों विरिसन होता है। विरिसन के 2 कार्य है बच्चों, याद रखेंगे। आपसे पूछ देगा बच्चों विरिसन जो होता है, विरिसन का क्या काम है, क्या वर्क है बच्चों, क्या विरिसन क्या कर सकता है, इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, पहला काम जो होता है विरिसन का शुक्राणुओं का निर्माण, तथा दूसरा काम होता है पुंजन, जिसको हम लोग एंड्रोजन या याद रखेंगे बच्चों टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के रूप में हम लोग जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण या मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन नामक पुंजक का निर्माण करता। ये इंपॉर्टेंट 2 काम है बच्चों, किसका कहेंगे? विरिसन का। और ये विरिसन इस कार्यों को पूरा करता है, इस बात को समझेंगे सभी बच्चे। अब कहता बच्चों मानव में 2 विरिसन तो होते हैं जो याद रखिएगा शरीर के आधार के दाएं एवं बाएं तरफ एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। एक दूसरे से क्या होते बच्चों? सटे हुए होते हैं। विरिसन के नीचे एक थैली होती है जिसे हम लोग अंडकोश कहा जाता। अभी तुरंत जस्ट पीछे समझे बच्चों, क्या स्क्रोटम की बात जो टेम्परेचर को मेंटेन करता, थोड़ा यहां भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर को जो मेंटेन करता वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता बच्चों, अंडकोश कहा जाता। इस थैली की त्वचा ढीली होती है, यानी जो थैली की त्वचा, अभी बोले रोमयुक्त त्वचा बच्चों, रोमयुक्त त्वचा की जब बात किए तो याद रखना बच्चों कि वो जो थैली होती है वो थैली युक्त बहुत पतला सा लेयर होती है जो रोमयुक्त मानी जाती है, ढीली लेयर मानी जाती है। मगर ठंडी और गर्मी के समय में ये इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है बच्चों। जब गर्मी होता तो ये याद रखेंगे बच्चों, ये फैलना चालू हो जाता, लटक जाता है। मगर जैसे ठंडी की समय होती है बच्चों तो ये सिकुड़ना चालू हो जाता, सिकुड़ जाता। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, जैसे गर्मी के समय में हम लोगों के जो हेयर पर जो बाल होता है, ये बॉडी के ऊपर जो बाल होता है बच्चों, हेयर जो होता है वो पोर खुल जाता है, मगर ठंडी के समय में देखिएगा ब्लॉक हो जाता है। इसी कंडीशन, इसी टाइप से बच्चों याद रखिएगा जो स्क्रोटम होता है वो स्क्रोटम क्या होता है बच्चों, गर्मी के समय होता तो वो फैलना चालू हो जाता है, यानी वो लटक जाता है बच्चों, वो क्योंकि उसका जो स्किन होता है बच्चों वो फैल जाता है। मगर ठंडी के समय में बच्चों वो सिकुड़ जाता है। ये इस पर थोड़ा आप लोग नोटिस करेंगे बच्चों। कहता है जो गर्मियों में अधिक बढ़कर लटक जाती है तथा सर्दियों में सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, बात अभी बताएं बच्चे। इसके अंदर विरिसन होते हैं, इसके अंदर ही क्या होते हैं बच्चों, विरिसन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब कहता है अंडकोश की लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई बच्चों 2.5 सेमी होती है। इसमें रक्त का संचार बच्चों, किसका संचार की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त का संचार बहुत अधिक होता है। दोनों तरफ के विरिसन एक नाली के द्वारा जुड़े होते हैं। जो दोनों तरफ का विरिसन होता है बच्चों, जो स्क्रोटम के अंदर विरिसन पाई जाती है बच्चों, उनमें दोनों परतों की नालिका से आपस में जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस कहते बच्चों। जो नालिका जुड़ी हुई होती है जो विरिसन से, उसको या तो हम लोग क्या कहेंगे, शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस कहते हैं। दूसरी तरफ ये अन्य ग्रंथि से जुड़े रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, सेमिनाल
वेसाइकल कहते बच्चों, क्या कहते हैं, सेमिनल वेसाइकल के रूप में हम लोग इनको जानते हैं प्यारे बच्चे। ये आपका रहा बच्चों एक जोड़ी विरिसन की कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ बातें जो हमें अभी जाने। अब हम बात करते हैं कुछ आगे इस पर पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, जरा समझेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्या कहता है, विरिसन हल्के गुलाबी रंग की होती है। आपसे पूछा जाएगा बच्चों विरिसन के बारे में और डिटेल, तो आप कहेंगे कि सर ये विरिसन जो होते हैं हल्के गुलाबी रंग की चिकनी कोमल एवं अंडाकार संरचना मानी जाती है बच्चों, चिकनी कोमल एवं अंडाकार संरचना मानी जाती है, ये बात याद रखेंगे। जिसके लंबाई 5.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई याद रखिएगा, चौड़ाई जो होगा 2.5 सेंटीमीटर एवं मोटाई होगा बच्चों 3.0 सेंटीमीटर होती है, इस बात को याद रखेंगे। इसका भार लगभग 12 ग्राम होता है। जन्म से पहले एक जोड़ी बच्चों विरिसन उदर गुहा से स्क्रोटम में एक संकीर्ण मार्ग इगुनल केनाल द्वारा उतर आता है, लेकिन कुछ उतरने में क्या हो जाते हैं बच्चे, असक्षम हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है बच्चों कुछ माँ के गर्भ में ही, याद रखिएगा बच्चों कि ये विरिसन की कंडीशन, विरिसन का फॉर्मेशन, या कुछ बाहर भी बच्चों ऐसा होता है कि फॉर्मेशन होता है, इस बात को याद रखेंगे सभी बच्चे। तो ये रहा बच्चों, ये रहा विरिसन की बात करें तो और विरिसन के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों। आइए हम जानते हैं विरिसन के बारे में और ज्यादा थोड़ा डिटेल से। तो आपसे पूछा जाए बच्चों कि विरिसन का विकास उदर गुहा में होता, आपसे पूछा जाएगा उदरीय गुहा में माना जाता है विरिसन का विकास होता, लेकिन भ्रूणीय काल के 7 माह में विरिसन उदरीय गुहा से नीचे उतरकर विरिसन कोष में आ जाता, जो टेम्परेचर को मेंटेन करता बच्चों, जो टेम्परेचर को याद रखिएगा 2 से 3 डिग्री शरीर के टेम्परेचर से कम करता है, वो टेम्परेचर याद रखने होंगे बच्चों, किसके कारण, वो विरिसन को जब विरिसन कोष में उतर आता तब जाके वो मेंटेन हो पाता, ये बात याद रखेंगे। विरिसन कोष उदरीय गुहा से वक्षण नाल द्वारा संपर्क में रहते हैं बच्चों, इसके संपर्क में माना जाता है, जब ये उतर आता है तो इनके संपर्क में आ जाता ताकि आगे का क्रियाकलाप कर सके बच्चे। अब कुछ बातों को और जानना है कि हर एक विरिसन में लगभग 2 से 50 कोष्ठ पाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। जितने भी विरिसन होते हैं बच्चों, हर एक विरिसन के अंदर याद रखेंगे 2 से 50 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिन्हें विरिसन कोष्ठ कहते हैं। जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते तो आपसे पूछा जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो याद रखेंगे 2 से 50 होती है। कितना होती है, 2 से 50 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या होती है, याद रखेंगे। ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो प्रत के क्या होता है, अंतवलन से बनते हैं, किससे बनते हैं बच्चों, ट्यूनिका एल्बोजिनिया अंतवलन से बनते हैं, ये लेयर याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए यहां तक तो कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, इसी के अंतर्गत कुछ बातों को और जानना है। क्या है बच्चों कि इन कोष्ठ में अत्यधिक कुंडलित नालिकाएं पाई जाती है। इन जो कोष्ठ होता है बच्चों उनके अंदर और कुंडलित नालिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी कुंडलित नालिकाएं पाई जाती है, और वो कुंडलित नालिका होती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र जनन नालिका, जिसका नाम होता है बच्चों सेमिनल वेसिकल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है बच्चों। क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन्हीं की संख्या प्रत्येक कोष्ठ में 2 से 3 होती है। इन्हीं नालिकाओं में शुक्राणु बनते हैं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा अक्सर क्वेश्चन, क्या स्पर्म का फॉर्मेशन और स्पर्म कहाँ कैसे बनता बच्चों, तो याद रखिएगा विरिसन के अंदर एक कुंडलित रूप में नालिकाएं पाई जाती है, जो कोष्ठ के रूप में 2 से 3 कोष्ठ, वैसे पूरा पूछा जाए बच्चों तो याद रखिएगा 7 से 50 होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या। और इसी के अंदर बच्चों किसका फॉर्मेशन होता है, कहेंगे इसी के अंदर फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है बच्चों, और यही से स्पर्म रिलीज होता है, आगे की ओर बढ़ता तो यही स्पर्म बनता है। तो आपसे कोई पूछे विरिसन के अंदर कहां स्पर्म बनता है, तो कहेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है, और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो प्रत्येक कोष्ठ की बात करते हैं वो 2 से 3 होती है, और इन्हीं नालिकाओं में शुक्राणु बनते हैं बच्चों, याद रखेंगे क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और कुछ बातों को हमें जानेंगे। क्या कहता बच्चों, शुक्राणु जनक नालिकाएं विरिसन के संरचनात्मक, क्या बच्चों याद रखेंगे, संरचनात्मक स्ट्रक्चर और क्रियात्मक इकाई हर एक विरिसन में 750 शुक्र जनन नालिकाएं पाई जाती है। अभी बताएं बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो संख्याएं होती है वो कितना होती है, 750 होती है, इस बात को याद रखेंगे सभी। कितना होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कहेंगे 750 होती है। कुछ बातों को और जानना, क्योंकि इनके बीच में जो लेयर होता है बच्चों उस लेयर को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कहेंगे शुक्र जनन नालिकाओं को घेरे हुए उपकला से संबंधित 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
जो शुक्र जनन नालिकाएं होती है उसको घेरे हुए तो कुछ सुरक्षा का लेयर होनी चाहिए बच्चों, सुरक्षा की परत होनी चाहिए। वो परत का क्या होता है बच्चों, दो प्रकार की कोशिकाएं होती, उसको हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पहला नर जनन कोशिका जिसको शुक्र जनन कोशिका कहते हैं, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया, आकार में छोटी, ये शुक्र जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। ये पहला कोशिका हो बच्चों जो शुक्राणु को निर्माण करने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर होती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये कोशिका। और ये खास करके ये कोशिका बच्चों शुक्राणु को निर्माण करने के लिए ही होता है बच्चे। उनके बाद आपसे पूछा जाएगा बच्चों क्या सर्टोली सेल की बात करें बच्चों, याद रखेंगे सर्टोली सेल आकार में भरी होती है। ये क्या होती है बच्चों, जब इनके साथ से ये करता तो ये आकार में भरी होती, लंबी होती है, स्तंभाकार या आलंबी कोशिकाएं हैं। ये कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है बच्चों, जब शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है तो उस शुक्राणु को याद रखेंगे बच्चों पोषण देने का काम अजी कोई करेगा बच्चों। इसी प्रकार की कोशिका जो नर्स कोशिका होती है ये क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इनके द्वारा इनहाबिन प्रोटीन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं ABP हार्मोन का स्रावन भी होता है यहाँ बच्चों, ये याद रखेंगे। इसी कोशिका के मदद से आपसे पूछा जाएगा इनहाबिन प्रोटीन और क्या होगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको ABP हार्मोन का स्रावन भी कहा जाता है बच्चों, स्रावन होता है इसी सेल के अंदर, इसी कोशिका के अंदर, याद रखेंगे। जो कोशिका याद रखेंगे बच्चों पोषण प्रदान के साथ साथ इन हार्मोन का भी स्रावन करने का कार्य करती है, इस बात को याद रखेंगे। जो सारा काम विरिसन के अंदर ही होता है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे विरिसन के अंदर जो आपको हार्मोन की बात करेंगे बच्चों, याद रखेंगे शुक्र जनन नालिका के चारों ओर पाए जाने वाले संयोजी उत्तक, याद रखेंगे अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल पाई जाती है। इनके पास जो सेल पाया जाता है बच्चों, ये लीडिंग सेल की बात करें बच्चों, ये याद रखेंगे पाई जाती है। ये कोशिका नर लिंग हार्मोन का स्रावन करती है। याद रखेंगे बच्चों यही लीडिंग सेल पाई जाती है। ये कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है बच्चों। तो इसलिए याद रखेंगे ये अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल पाई जाती है जो हार्मोन को स्रावित करने के काम करती है। और याद रखेंगे बच्चों द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी विकास इन्हीं के द्वारा होता है बच्चों। ये याद रखेंगे दो प्रकार की सेल के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी था। यह दोनों प्रकार की सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। और ये जो स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद बच्चों शुक्र जनन नालिकाएं आपस में जुड़कर सीधी नालिकाएं बनाती है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो वहां से नालिका वगैरह तो होनी चाहिए ना आगे की प्रोसेस करने के लिए, आगे वहां से रिलीज होगा बच्चों। जब स्पर्म की बात हम लोग करते हैं तो याद रखिएगा जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों ट्यूबिलाइजी या रेक्टाइल कहते हैं, जो एक नाल में खुलती है, जिस नाल का नाम है बच्चों विरिसन जालक, जिसको रेटेड टेस्टिस कहते हैं। और रेटेड टेस्टिस में जाकर स्टोरेज होता बच्चों, स्टोर होता एक तरह से माना जाए तो आपको कौन किसको कहेंगे, स्पर्म की बात करें तो इस बात को याद रखेंगे प्यारे बच्चे। अब हम बात करते हैं इसी की नालिका की बात करें। ये तो नालिका हो गया बच्चों। इस नालिका के अंदर जो विरिसन के अंदर जो स्पर्म बनता है तो स्पर्म जो आगे की ओर प्रोसेस करता आगे की ओर बढ़ता है, स्पर्म बनने के बाद उसकी बात हम लोग करते हैं। अनेक नालिका 15 से 20 जिन्हें इफ्रेंसिया कहते हैं कि उत्पत्ति विरिसन जालक से होती है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है बच्चों, विरिसन जालक से होती है जो शुक्राणुओं को अधिविरसन के केपुट भाग में डाल देती है। कहां डालेगा बच्चों, केपुट भाग में। जब स्पर्म बनता है तो रेटेड टेस्टिस और रेटेड टेस्टिस ही निर्माण करता है वास इफ्रेंसिया का, और ये उत्पन्न करता है बच्चों। और यही क्या करता है, अधिविरसन के केपुट भाग में डालने का काम करता है, वहां तक ले जाने का काम करता है। और ये विरिसन में स्पर्म बनने के बाद की बात है बच्चों, याद रखेंगे। उनके बाद कहता है बच्चों कि विरिसन को घेरे हुए 3 परतें होती बाहर से। आपसे पूछा जाएगा क्या आपकी बॉडी के ऊपर परत होती है या नहीं होती, बिल्कुल होती है। जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हिस्सा होता है बच्चों, उसी तरह से याद रखेंगे कि विरिसन के ऊपर भी 3 परतें होती है जो बाहर से घिरी हुई होती है। जिसमें पहला परत का नाम आपसे पूछा जाएगा ट्यूनिका वेजाइनालिस की बात करेंगे, ट्यूनिका एल्बोजिनी की बात करेंगे, ट्यूनिका वास्कुलोसा की बात करेंगे। ये 3 परत होती है बच्चों जो याद रखेंगे विरिसन को घेरे हुए बाहर से अंदर की ओर होती है। और ये तीनों परत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता बच्चों विरिसन में, याद रखेंगे सभी बच्चे। अब हम बात करते हैं एक एक परत की, थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों एक एक परत क्या होती है। पहला परत की बात करेंगे
वेजाइनालिस की बात करेंगे। यह दोहरी पेरिटोनियम, याद रखेंगे बच्चों, ये दोहरी पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा निर्मित बाहरी आवरण है बच्चों। ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन आवरण है, अंदर की आवरण है या बाहर की आवरण है बच्चों, तो याद रखेंगे ये अंदर की आवरण है और इसी आवरण को दोहरी पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा निर्मित सबसे बाहरी आवरण माना जाता है। इसमें एक प्रकार के द्रव्य होता जिसके कारण विरेचन स्क्रोटम में गति करता है बच्चों। स्क्रोटम में देखिएगा बच्चों, आपको मालूम होनी चाहिए ये बात, जो विरेचन जो स्क्रोटम के अंदर गति करता है, जो मोमेंटम होता है बच्चों, वो मूविंग करता है, वो याद रखिएगा। इसी के कारण वो संभव है प्यारे बच्चे कि जो मूविंग कर पाता, गति कर पाता है स्क्रोटम के अंदर विरेचन, ये बात याद रखिएगा। ट्यूनिका वेजिनेलिस का वह भाग जो विरेचन और एपिडिडाइमिस को कवर करता बच्चों, ये क्या करता, उस दोनों को कवर करने का काम करता चारों ओर से। चलिए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ये दूसरा परत की बात कर लेते हैं। दूसरा परत की बात कर ट्यूनिका एल्बोजिनिया की जब बात हम लोग करते हैं बच्चों, इस बात को भी समझना होगा कि प्रत्येक विरेचन कोष्ठ में 2 से 3 नालिकाएं उपस्थित होती है, तो इसे हमें शुक्रजनन नालिका तो कहते ही हैं, कहते बच्चों। और ट्यूनिका एल्बोजिनिया परत भीतर की ओर धंसकर विरेचन को याद रखेंगे बच्चों। 200 ट्यूनिका एल्बोजिनिया जिसकी संख्या बच्चों हम बताए हैं इससे पहले भी 250 होती है, और यही धंसकर बनता बच्चों कोष्ठों में विभक्त कर देती है, और इन कोष्ठों को विरेचन कोष्ठ के नाम से जाना जाएगा बच्चों। इस कोष्ठ को किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? विरेचन कोष्ठ के रूप में जाना जाएगा। आज पूरे डिटेल बच्चों आप लोगों को बता देते ताकि विरेचन के बारे में किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं हो। आज पूरे डिटेल से आप लोगों को इस पर चर्चा कर देते हैं, जो भी लेयर होती है, कहाँ बनता बच्चों, कैसे बनता, इस बातों को हमें एक एक करके सभी बातों को समझ लेना। कौन सा हिस्सा विरेचन को यानी स्पर्म को पोषण देने का काम करता, कौन कौन सा सेल इनके साथ मिलकर आगे की प्रोसेस करता, कौन कौन सी नालिकाएं से गुजरती है, इस सारी बातों को हम आज डिस्कशन कर देते हैं इस लेक्चर के अंतर्गत। तीसरा की बात करें बच्चों, याद रखेंगे तीसरा जो परत होती है वो संयोजी उत्तक द्वारा निर्मित होती है। ये बात भी याद रखेंगे। तीसरा जो परत होती है बच्चों किनके द्वारा निर्मित होती है? संयोजी उत्तक द्वारा निर्मित होती है। यह सबसे भीतर स्तर है बच्चों, भीतरी स्तर माना जाता है, जिसमें रुधिर कोशिकाएं बड़ी संख्या में, याद रखेंगे बच्चों, रुधिर कोशिका की जब बात करते हैं तो बड़ी संख्या में क्या होती बच्चों? उपस्थित होती है। ये बात याद रखेंगे, बड़ी संख्या में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत रुधिर की जो संख्याएं होती है बहुत अधिक संख्या में यहाँ प्रेजेंट होती है, इस बात को याद रखेंगे। ये तीसरा प्रकार का लेयर था बच्चों। कितने प्रकार का? तीसरा। अब हम बात करते हैं विरेचन का डायग्राम की बात करते हैं बच्चों। विरेचन का डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ये एक विरेचन का डायग्राम है। और विरेचन की जब डायग्राम की बात करते हैं बच्चों तो 3 प्रकार के लेयर को तो जानना बहुत जरूरी है बच्चों। सबसे पहला लेयर की बात करते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस की बात करेंगे। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे जो लेयर है वो ट्यूनिका एल्बोजिनिया है। और तीसरा जो लेयर है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखेंगे बच्चों, जिसको ट्यूनिका वास्कुलोसा के रूप में हम लोग जानते हैं। ये 3 परतें होती है और तीनों परतों का अपना अलग अलग कार्य है बच्चों। तीनों परतें अपना कार्य यहाँ पूरा करने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके, याद रखेंगे इंटरनल हिस्सा के अंतर बात करेंगे बच्चों, जिसको हम लोग याद रखेंगे। इस हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चे वो 750 मानी जाती है। आपको याद होनी चाहिए बच्चों, कितना होती है? 750 होती है। और 750 जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्याएं होती है, ये बात याद रखिएगा। जब यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता बच्चों, स्पर्म बन जाता है, तो स्पर्म को स्टोरेज करने के लिए पाया जाता है रेटेटेस्टिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेटेटेस्टिस। और इसी रेटेटेस्टिस के अंदर याद रखने बच्चों स्पर्म होता, और यही रेटेटेस्टिस क्या करता? वासा एफरेंसिया का निर्माण करता है, इसका एक नालिका को बनाती है बच्चों। और वहाँ जैसे वो नालिका बनता है तो बच्चों उसके बाद कहाँ खुलता है? केपुट के एपिडिडाइमिस में खुलता है। और वहाँ से स्पर्म आगे बढ़ते चले जाता है कोर्पस एपिडिडाइमिस में जाता है। वहाँ के बाद बच्चों कोर्पस एपिडिडाइमिस के बाद जाते जाते याद रखेंगे बच्चों कहाँ पहुँचता है? याद रखिएगा काडा एपिडिडाइमिस में पहुँचता है। और काडा एपिडिडाइमिस में पहुँचने के बाद मेरे प्यारे बच्चे वो वास डिफरेंस के पास, वास डिफरेंस में आता है। वास डिफरेंस के बाद ये बच्चों याद रखिए यूरिनल कैनाल के माध्यम से ये बाहर निकल जाता, बाहर की ओर चले जाता। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि उससे जुड़ने का कार्य करता, उससे जुड़ जाता है। ये बात याद रखेंगे। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चे, ये बात सभी को समझ में आया? जब सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया तो सभी बच्चे थम्स अप करेंगे, सर ये बात जितना भी आप विरेचन के बारे में बताएं मुझे समझ में आ गया। ये बात सभी
बच्चों इस लेक्चर के माध्यम से आप लोग आज ब्रिशन का पूरा हिस्सा को जाने, ब्रिशन के बारे में जाने। तो आज हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि आप लोगों को आज से रेगुलर रूप से 7 बजे क्लास जो इवनिंग में होती सी बच्चों वो कंटिन्यू क्लास चलेगी, जो किसी प्रकार की अब समस्या नहीं होगी बच्चों कि इसके आगे का लेक्चर होगा बच्चों जो आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ा रहे थे बच्चों। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में ये आ रहा था सर ब्रिशन पर पुनः क्लास दिया जाए, एक बार ब्रिशन के बारे में पुनः बताया जाए। तो आज हम आप लोगों को ब्रिशन के बारे में पुनः बता दिए बच्चों। तो फिर आज से कंटिन्यू क्लास आप लोगों को होगी। तो फिर मिलते हैं बच्चों आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।